तो देख रहा हूँ कि आप सब लोग रेडी हैं, तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि मैं दो चीज करूंगा। मैं यहाँ से आपको ये मेरा वीडियो ऑन रहेगा डायरेक्टली, और साथ में हमारे पास अभिषेक सर के फोन से मैं यहाँ पीपीटी ऑन करूंगा। तो क्योंकि दोनों चीज, क्योंकि कहते जब तक चेहरा और ये चीजें मैच नहीं करेंगी तब तो मजा नहीं आता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, आप सब चीजों को लेकर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम आपसे बात करें, आप सब लोगों को स्क्रीन दिख रही है? एक बार मुझे डन कर देंगे प्लीज। मैं यस सर, यस आपकी स्क्रीन दिख रही है। ओके सर, क्या लिखा? बस मेरी आप सुनी है। अभिषेक सर को को होस्ट बन गए हैं, तो ठीक है, स्क्रीन दिख रही है, वेरी गुड। करेक्ट है सर सबको? यस सर। लेकिन ये फंसा हुआ कुछ दिख रहा है सर। ओके चलिए, अगर सबको दिख रहा है तो मैं चाहूंगा एक बार मैसेज में यस यस कर दे, क्योंकि मुझे यस सर, यूज कर रहा हूं। वेरी गुड, थैंक यू, जबरदस्त जबरदस्त। चलिए, तो मैं आप सब लोगों के, देखिए बीच में मैसेज करते रहेंगे तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मैं चाहूंगा एक बार इसका आप ना नोट डाउन तैयार करना। इसके पहले मैंने सेशन दिया था, अजय आईचंद सर ने बहुत अच्छी तरह इंप्लीमेंट किया था, उन्होंने नोट तैयार किया था। तो मैं चाहूंगा कि आप सब लोग नोट तैयार, क्योंकि ये सिर्फ मैं आपके लिए नहीं दे रहा हूँ, इसको आपको लेके यूज करना है। देखिए मैं अगर आपको बता रहा हूँ तो इसका आप जब तक यूज नहीं करेंगे फिर मजा नहीं आएगा, तो आप लोग इसे यूज करो करके। चलिए, तो सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूंगा। मैं बता दिया, मेरा नाम सुमित है, और इस ट्रेनिंग का पर्पज या जो चीजें होंगी, हम विकास करें, आप विकास करें। ओके, थैंक यू। तो मैं सबसे पहले पूछना चाहूंगा कि हमारे जितने लोग भी यहाँ पे हैं, एक क्वेश्चन लिखा है, व्हाट इज ट्रेनिंग? ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग खुद मन से पूछो, ट्रेनिंग क्या है? ठीक है, ट्रेनिंग क्या है? तो ट्रेनिंग क्या है आप जानो। तो ट्रेनिंग क्या है? किसी टास्क को पूरा करने के लिए जो जरूरी स्किल होता है, किसी टास्क को पूरा करने के लिए जो जरूरी स्किल होता है, उसे सीखने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत होती है। यानी कोई अगर आपके सामने टास्क है, उस टास्क को अगर आपको पूरा करना है, उसके लिए आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो गया कि हमें, हमारे लिए ट्रेनिंग करना इंपॉर्टेंट है। ट्रेनिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें कोई टास्क पूरा करना है तो हमें ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ेगी। बिना ट्रेनिंग के आप कोई चीज नहीं कर सकते, तो नहीं कर सकते। टास्क को पूरा करना, हमारे पास टास्क क्या है हम सबको पता है, हमें एचडी बनना है। तो एचडी बनने के लिए ऐसे ही नहीं बन सकते, हमें उसके लिए क्या करना पड़ा? ट्रेनिंग। तो चलिए अब ट्रेनिंग करते हैं। तो ट्रेनिंग क्या है? तो अब जानते हैं कि ट्रेनिंग तो है, करेक्ट है, चलो ट्रेनिंग करना जरूरी है, समझ में आ गया किस, हाँ टास्क पूरा करना है, समझ। लेकिन इंपॉर्टेंट ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग क्यों महत्वपूर्ण है? ट्रेनिंग क्यों महत्वपूर्ण है, आइए बात करते हैं उसके लिए। तो ट्रेनिंग महत्वपूर्ण इसलिए है, तो इसके लिए 4 पॉइंट हैं। आज जितने लोग कहते हैं कि हमें ट्रेनिंग करने क्या जरूरत है, ये जरूरत है, वो जरूरत है, नहीं जरूरत है, बताता हूं आज क्या जरूरत है। ट्रेनिंग करने के पीछे 4 कारण हैं। ये ट्रेनिंग अगर आप करते हैं, इस इंडस्ट्रीज में अगर आप लगातार ट्रेनिंग करते हैं तो क्या होगा, और नहीं करते हैं तो क्या होगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट ऑफ ट्रेनिंग, यानी रिड्यूस लर्निंग टाइम। मतलब अगर आप ट्रेनिंग करते हैं तो आपका जो सीखने का समय होता है वो क्या होता है? कम हो जाता है। आप ध्यान से रखिए चीज को, अगर रिड्यूस लर्निंग टाइम, यानी अगर आप ट्रेनिंग करके कोई काम करते हैं या आप ट्रेनिंग करते हैं, तो जो आपका सीखने का जो समय लगने वाला था 10 साल, 15 साल, 20 साल, वो आपका समय कम हो जाता है। इसका मतलब कि जब आप ट्रेनिंग करते हैं, जब उसके बाद, क्योंकि आप ट्रेनिंग करो चाहे लर्निंग करो, जो भी चीज है, या आप एजुकेशन करो, उसके काम तो करेंगे ना। अगर आपको सीखने में किसी चीज को लगा 10 साल, तो 10 साल बाद आपको अचीवमेंट मिलेगा। लेकिन उसको सीखने में अगर लगा 1 महीना, तो अगले महीने आपका अचीवमेंट हो जाएगा। इसका मतलब कि जब हम अगर ट्रेनिंग करते हैं तो इसका पहला फायदा ये होता है कि जो सीखने में जो लगने वाला समय था, या जो हम गलतियां कर करके सीखने वाले थे, एक्सपेरिमेंट कर करके सीखने वाले थे, वो हमें ना एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा ना गलती करना पड़ेगा। बिना गलती बिना एक्सपेरिमेंट के हम लोग ट्रेनिंग के माध्यम से हमारा समय कम हो जाता है, यानी हमारा समय बच जाता है, जिसकी वजह से अचीवमेंट जल्दी आ जाता है। तो पहला फायदा होता है रिड्यूस लर्निंग टाइम। फिर क्या लिखा है? बेटर परफॉर्मेंस, मतलब आपका जो काम है वो बढ़िया होते चला जाता है। सिंपल सी बात है, अगर आप ट्रेन हो,
किसी काम को करने में ट्रेन हो, आपने ट्रेनिंग लिया है, उस काम में जो आपका परफॉर्मेंस होगा वो सबसे बेस्ट होगा। आप सोचो, एक विदाउट ट्रेनिंग के अगर स्विमिंग पूल में नहाने जाता है, अब बिना ट्रेनिंग के अगर वो नदी में तैरने जाएगा तो क्या होगा? उसका परफॉर्मेंस खराब होगा कि नहीं होगा? लेकिन वही व्यक्ति जब ट्रेनिंग करके जाता है तो उसका परफॉर्मेंस द बेस्ट होता है। इसलिए आपको जब ट्रेनिंग करके जाते हैं तो दूसरा कारण क्या है? बेटर परफॉर्मेंस। आपका जो परफॉर्मेंस होता है वो सबसे बेस्ट होता है। दूसरा, एटीट्यूड परफॉर्मेंस। चलिए, एटीट्यूड क्या है? अब देखो, मैंने फोटो में दिखाया कि अगर हम ड्राइविंग सीखने जाते, देखिए ये क्या कर रही है लड़की, ये लड़की डिजिटल में ट्रेनिंग कर रही है। अब ये ट्रेनिंग करके जा रही है तो उसको क्या हुआ? सारा चीज एहसास हो गया है, क्लच कहाँ है, ब्रेक कहाँ है, कैसा दिखेगा, मतलब उसको सब कुछ हो चुका है। अब वो अगर सीधे रियल गाड़ी में जब बैठेगी, यानी मार्केट में जब उतरेगी, इसका मतलब क्या? उसको उतनी परेशानियां नहीं आएंगी। इसे बोलते हैं ट्रेनिंग के फायदे। दूसरा क्या लिखा? एटीट्यूड परफॉर्मेंस। मतलब देखो, हर काम में जब करते हैं तो हर काम के लिए एक नजरिया होता है, कहते नहीं है, हर काम का एक नजरिया होता है। कोई भी काम आप करते हैं तो आपका नजरिया कैसा है? जैसे आप देखो, एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर के लिए मरीज क्या है? एक डॉक्टर के लिए मरीज क्या है? मरीज बस एक बीमार शरीर है, बस वो एक बीमार शरीर है, उससे कहते ये बीमार शरीर है, बस मुझे इसका इलाज करना है, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं है, मुझे इसको ठीक करना है। बस उसका नजरिया क्या है? इसे मुझे ठीक करना है। करेक्ट है? तो उसका नजरिया बस वही चीज है। उसी तरीके से एडवोकेट होता है। एक एडवोकेट का नजरिया क्या होता है? एक एडवोकेट का नजरिया ये होता है कि मेरे पास जो क्लाइंट आया है उसका मेरा एक ही फर्ज बनता है, चाहे भले वो खून करके आया हो, मर्डर करके आया हो, मुझे उसे बचाना है तो बचाना है, चाहे मुझे झूठ बोलना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, मुझे बचाना है तो बचाना है। उसका नजरिया होता है एडवोकेट का। क्या कभी एडवोकेट का ये नजरिया होता है, नहीं मेरा क्लाइंट तो खून करके आया है, इसे सजा होनी चाहिए? नहीं, उसे पता है कि खून करके आया है, लेकिन फिर भी उसे बचाता है, क्योंकि उसने उस चीज का फीस लिया है, उसे वो करना ही पड़ेगा। तो उसका नजरिया होता है। ठीक है? उसी तरीके से जब एक आर्मी पर्सन का भी क्या नजरिया होता है? एक आर्मी पर्सन का भी नजरिया ये होता है कि उसका नजरिया होता है कि सबसे पहले मेरा देश, मेरा परिवार जो है वो सबसे बाद में आएगा, लेकिन अगर जहां देश की बात आएगी वहां सबसे पहले मेरा देश होगा। तो देखिए, हर किसी का नजरिया बना हुआ है। तो हमारा नजरिया क्या है? हमारा नजरिया ये है कि आपको ट्रेनिंग, एक डायरेक्ट सेलिंग का जो बंदा है, अगर वो ट्रेनिंग नहीं करेगा तो क्या उसका नजरिया, उस काम को देखने का नजरिया, यानी उसका जो एटीट्यूड है, जो कॉन्फिडेंस है, चाहे जो वर्किंग है, वो क्या बिल्ड हो पाएगा? नहीं, उसके ट्रेनिंग करना पड़ेगा। यानी एक डायरेक्ट सेलर का जो एटीट्यूड होता है वो होता है ट्रेनिंग 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 ट्रेनिंग, वो करता रहता है। लेकिन एक डायरेक्ट सेलिंग का जो बंदा, विदाउट बंदा जो ट्रेनिंग नहीं करता है, उसका कोई नजरिया उस तरह से नहीं होता है। इसका मतलब कि हमें ट्रेनिंग करते रहना चाहिए। अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, इसका मतलब कि आप डायरेक्ट सेलिंग पे आप काम कर रहे हैं, इसका जो तरीका वो आप फॉलो कर रहे हो। दूसरा, ये तो हो गया एटीट्यूड, यानी ट्रेनिंग करने से आपका एक नजरिया, एक आपका देखने का नजरिया हो गया, चाहे कॉन्फिडेंस हो गया, बिल्ड होता है। ठीक है? अगर आप ट्रेनिंग ना करें, क्या कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा? कभी नहीं होगा। उसी तरीके से चौथा जो लिखा है, हेल्प इन सॉल्विंग ऑपरेशनल प्रॉब्लम। जब आप ट्रेनिंग करते हैं तो समस्याओं को ठीक करने के लिए, यानी ट्रेनिंग आपके जो आने वाली समस्याएं हैं उस समस्याओं को ठीक कर, उस समस्याओं से बचने के लिए आपको हेल्प करता है। जब आप कोई काम करते हैं, हर काम में आपको समस्या आनी है तो आनी है। विदाउट समस्या कोई काम होना ही नहीं है। समस्या जब आएंगी तो आपको ट्रेनिंग करेंगे, ये समस्या फिर ट्रेनिंग, ये समस्या फिर ट्रेनिंग, समस्या ट्रेनिंग, समस्या ट्रेनिंग करते करते रहते हैं और एक दिन आप आगे बढ़ जाते हैं। इसीलिए इंपॉर्टेंट है आपको ट्रेनिंग। तो मैंने क्या बोला? 4 कारण है इंपॉर्टेंट। पहला, रिड्यूस। अगर आप चाहते हैं कि मेरी जो तरक्की है वो 10 साल में, 20 साल में ना होके 1 साल, 2 साल, 3 साल के अंदर हो जाए, तो आपको ट्रेनिंग करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। या तो खुद गलती कर करके सीखो, लगाओ 10 साल, या खुद ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग है, जो ट्रेनर देता है उसको ट्रेनिंग कर सीख जाओ, क्योंकि ट्रेनिंग जो देता है वो उसका मास्टर हो चुका है, उसने गलतियां करके सीख लिया है, वो बोलता है गलती मत करना। ठीक है? बेटर परफॉर्मेंस आप चाहते हो कि जब मैं मार्केट में जाऊं, मैं
परफॉर्मेंस बेस्ट हो उसके लिए, एटीट्यूड यानी आपका चाहते हो आपका हमेशा सकारात्मक नजरिया बना रहे, आपका सोच आगे बढ़ते रहे तो ट्रेनिंग, और चाहते हैं कि जब हम फील्ड में काम करें, जब प्रॉब्लम आए तो आपको ट्रेनिंग ही सहारा मिलता है, आपको ट्रेनिंग ही है जो आपको संभाल के रखता है। तो ये 4 कारण है कि ट्रेनिंग करने के लिए। तो अब तो मुझे अब इतना ही उम्मीद हो गया, पहला क्लियर हो चुका होगा ट्रेनिंग करना क्यों इंपॉर्टेंट है। अब समझ में आपको आया होगा कि आपका जो सीनियर है, लीडर है, अपलाइन है, क्यों बोलता है ट्रेनिंग करो ट्रेनिंग करो ट्रेनिंग करो। समझ में आया? हमारे पंडित सर क्या बोलते थे? ऑलवेज लर्निंग एटीट्यूड, सीखते रहो करते रहो, क्यों? इसीलिए बोलते हैं। समझ में आया? तो क्लियर है। ओके चलिए अब हम क्लियर करते हैं कि आखिर ट्रेनिंग तो समझ में आ गया, अब देखना है जो असली बात है, वाई व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, यानी व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग क्या है? अब हम सब लोग काम करते हैं, हम सब लोग करते हैं, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता है कि व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग। क्यों? पता ये भी है, चलो ये भी मानते पता है, सबको पता है। क्या पता है? सर इससे हमारा भविष्य बनेगा, ये होगा वो होगा, एक अपॉर्चुनिटी है, जिंदगी बदल जाएगी, सबको पता है। लेकिन जब आप किसी को समझाने जाते हैं और जब उसे आप सेटिस्फाइड नहीं कर पाते हैं, तो वही बंदा, क्योंकि देखो आप ध्यान से, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मार्केट में डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में लोगों ने सिर्फ सुना है, जाना नहीं कभी। अच्छा मार्केट नेगेटिव क्यों है या जो भी चीज है, लोगों ने सिर्फ सुना है। अब सुन सकते हो किसी से सुना है, तो सुनने में और जानने में बहुत फर्क होता है। तो लोगों को अभी तक सुने हैं इसी बात की गलतफहमी है, लेकिन आज के इस ट्रेनिंग के बाद अगर आप ये पॉइंट नोट करके जब उन्हें आप समझाने जाते हैं, जब आप बताते हैं, तब वो व्यक्ति जानता है। कहते जब हम किसी चीज को जान लेते हैं तो हमारा नजरिया बदल जाता है। तो हमारा क्या है, हमारा किसी व्यक्ति से लड़ाई नहीं है, हमारे हर व्यक्ति के सोच से लड़ाई है। हमें उनकी सोच को परिवर्तन करना है। और आप सोच सकते हैं सोच का परिवर्तन करना मतलब कितना मुश्किल काम होता है, लेकिन आप कर सकते हैं बस नॉलेज से। गांधी जी ने भी लोगों के सोच को बदला था कि देश आजाद होना है, क्यों होना उन्होंने बताया, तो आज उन्होंने ये काम कर लिया। तो वही काम हम भी कर रहे हैं, बस ये है कि हम आर्थिक आजादी के लिए लड़ रहे हैं, वो देश आजाद के लिए, हम आर्थिक आजादी के लिए। चलिए शुरू करते हैं व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग। तो सबसे पहले देखिए इसमें आपको जब आप शुरू करते हैं इसमें 3 पॉइंट है। हम बात करें आपको कि डायरेक्ट सेलिंग करने के पीछे या क्यों करना है या क्या है डायरेक्ट सेलिंग, क्यों करना डायरेक्ट सेलिंग, ये चीजों को जानने से पहले 3 पॉइंट है। इन 3 पॉइंटों को, इसी 3 पॉइंट के 3 पॉइंट वो छोटा है, लेकिन आप इसका किस तरह व्याख्यान करते हैं ये मैटर करता है। तो सबसे पहले लिखा है व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग, इक्वल अपॉर्चुनिटी। मतलब डायरेक्ट सेलिंग एक समान अवसर है। समान अवसर मतलब कि हर किसी के लिए है, ये हर कोई कर सकता है। मार्केट में आप हम किसी बात करते हैं, मैं आप जितने पार्टिसिपेंट बैठे मैं आपसे अब डायरेक्टली बात करता हूं कि मार्केट में पैसा कमाने के लिए आपके पास कौन कौन से रास्ते हैं। एक आम आदमी को पैसा कमाना हो तो उसके पास कौन कौन से रास्ते हैं, तो 3 रास्ते निकल के आते हैं। सबसे पहले देखते हैं 3 से 4। पहला है गवर्नमेंट। हर व्यक्ति आज गवर्नमेंट जॉब करने के लिए तैयार है। हर व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब करना चाहता है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो गवर्नमेंट जॉब न करना चाहता हो? अगर वो पैसा कमाने के लिए शुरू हो रहा है तो हर स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब चाहता है शुरुआत में, बाद में फिर अलग बात है। हर व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब करना चाहता है, और गवर्नमेंट जॉब जब करने जाता है तो क्या गवर्नमेंट जॉब सबके लिए है? क्या गवर्नमेंट जॉब सबके लिए है? नहीं, गवर्नमेंट जॉब सबके लिए नहीं, बस कुछ लोगों के लिए है। क्या है? सिर्फ कुछ लोगों के लिए है क्या? गवर्नमेंट जॉब। क्लियर है? अब बोलेंगे सर कैसे कैसे है, ये बताइए। एक आर्मी में जो पोस्ट निकली है, चाहे आर्मी में जो भर्ती करने जाना है, क्या आर्मी में सभी लोग भर्ती हो जाते हैं? नहीं, क्योंकि उसमें जो रिक्वायरमेंट है, किसी की 5 फुट 6 इंच में कुछ कम है, तो क्या उसकी भर्ती हो पाएगी? नहीं। इसी तरीके से अलग अलग है। एक डॉक्टर बनने के लिए अगर वो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएगा, क्या वो डॉक्टरी कर पाएगा? चाहे डॉक्टर नीट का एग्जाम जो भी है निकाल पाएगा? एक आर्मी का पर्सन, एक एडवोकेट का पर्सन, अगर एक एडवोकेट है उसे बोलने नहीं आता, अपनी बातों को प्रेजेंट करने नहीं आता, उसको कॉन्फिडेंस नहीं है, उसको हकला हकला बोलता है,
क्या वो व्यक्ति एडवोकेट कर लेगा? क्या वकील काम कर लेगा? जिसको हकला हकला, मुझे हकला हकला बोलने आता है, क्या वकील काम करना चाहिए, मैं वकील कर लूंगा? नहीं कर पाऊंगा, वो परफॉर्मेंस नहीं है। यानी हर पोस्ट में हमें जो रिक्वायरमेंट वो चीज हम नहीं कर पाते हैं, अगर हम नहीं दे पाएंगे तो वो चीज नहीं मिलेगा। इसका मतलब कि कुछ लोग ही कर सकते हैं, सब लोग नहीं कर सकते हैं। जब कुछ लोग कर पाते हैं तो बाकी बच्चे क्या करेंगे? तो फिर कहते हैं जब गवर्नमेंट जॉब नहीं हुआ, ये 35 साल के एज के बाद क्या गवर्नमेंट जॉब लग पाए? है विकलांग हो गया, क्या गवर्नमेंट जॉब लग पाएगा? जो क्या प्राइवेट जॉब में भी जो रिक्वायरमेंट है, क्या आपको प्राइवेट जॉब में एक नर्स का, एक एनएम का आपको काम करना है, तो क्या आपको बिना सर्टिफिकेट के आपको हॉस्पिटल काम करने का मौका मिलेगा? नहीं मिलेगा। यानी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां आपको बस क्वालिफिकेशन नहीं है, आप पढ़े लिखे नहीं है, आपको नॉलेज नहीं है, डिग्री नहीं है, तो क्या आपको जॉब मिल जाएगा? एक मार्केटिंग का काम एमबीए काम है, बिना आपको एमबीए की डिग्री का आपको लग जाएगा? नहीं, हर जगह आपको कुछ न कुछ देना पड़ता है। यानी इसका मतलब कि प्राइवेट जॉब में भी कुछ लोग ही कर सकते हैं, सब कोई नहीं कर पाता है। ठीक है, उसके बाद फिर तीसरा ऑप्शन क्या होता है, आप देख सकते हैं प्राइवेट जॉब में फिर छोटा सा होता है। फिर अब जो गवर्नमेंट जॉब नहीं, जिसको अब देखो, जिसको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलता है, प्राइवेट जॉब नहीं मिलता है, तो फिर क्या करता है, चलो कोई बात नहीं, कुछ नहीं मिला तो हम चलो पैसे कमाने के लिए छोटा मोटा बिजनेस कर लेते हैं, चाय की दुकान, इसकी दुकान, पकौड़ी दुकान, कुछ भी कर लेता है, छोटा मोटा कर लेता है। छोटा मोटा करके बस अपना रोजी रोटी चलाता है, छोटा मोटा व्यापार कर लेता है। देखिए, पैसे कमाने के 3 रास्ते हैं। फिर एक आता है चौथा, लार्ज स्केल बिजनेस, मतलब बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस करना, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस करना। अब ये बिजनेस, हाँ, इस बिजनेस पैसा होता है। देखिए, गवर्नमेंट जॉब में कितना पैसा मिलता पता है, प्राइवेट जॉब में कितना पैसा मिलता है ये भी पता है, छोटे बिजनेस कितना पैसा मिलता है सब पता है, लेकिन तीनों में आपका समय बराबर पैसा होता है। एक गवर्नमेंट जॉब काम करे पैसा मिलेगा, प्राइवेट जॉब काम करे पैसा मिलेगा। एक छोटी दुकान पर डे दुकान खोलेगा नहीं तो पैसा नहीं आएगा, मतलब वो भी पैसे में मामला में गड़बड़ है। लेकिन एक लार्ज स्केल बिजनेस अगर कोई व्यक्ति कर लेता है, उसमें पैसे लाखों रुपए आते हैं। आए क्यों नहीं भाई, सिंपल सी बात है। एक बड़ा सा बिजनेस करने के लिए, जैसे कि मैंने क्या बोला कि समान अवसर, यानी तो डायरेक्ट सेलिंग क्या है कि सबके लिए समान है, यानी हर व्यक्ति कर सकता है। तो बड़े बिजनेस क्या हर कोई कर पाएगा? क्या जितने में बैठे क्या के पास करोड़ रुपया है जो लगा के पेट्रोल पंप या बड़े बड़े फैक्ट्रियां खोल लें? अरे खोल भी लेते हैं तो खोलने के लिए फिर क्या चाहिए? प्लेस चाहिए, वर्किंग कैपिटल चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, इन्वेंट्री चाहिए, मैन पावर चाहिए, अकाउंटेंट चाहिए, फिर कई सारे लीगल पेपर चाहिए। कई सारे ऐसे बड़े बड़े लोग हैं, बिजनेस शुरू करने में 1 साल 2 साल 3 साल समय लग जाता है, शुरू भी नहीं हो पाता है, बिना प्रॉफिट के वो काम करते हैं। तो ये हर कोई काम कर भी नहीं सकता है। और आज कोरोना काल में कितनी फैक्ट्रियां बंद हुई पता चल गया। तीनों जो काम है, ये तीनों चारों काम को हर व्यक्ति नहीं कर सकता, कुछ लोग ही कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग सबके लिए बराबर है, हर व्यक्ति कर सकता है। ठीक है, लूला हो, लंगड़ा हो, बोलने भी नहीं आता ना, वो भी कर सकता है। आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, विकलांग है वो भी कर सकता है। कैसे? वो दिखाऊंगा। ये नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट से हर कोई कर सकता है। तो पहला असर है कि बाकी इंडस्ट्री में अगर आपको कोई मेडिकल इश्यू या कुछ हो गया तो आप वहां काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में काम कर सकते हैं। तो पहला कारण है। दूसरा कारण है बेस्ट ऑप्शन फॉर अर्निंग मनी, यानी पैसा कमाने को मिलता है। अब पैसा कमाने को तो हर जगह मिलता है, पर यहाँ क्या फर्क है? सर, यहाँ जो पैसा कमाने को जो मिलता है वो आपको कैसा मिलता है, किस तरीके का? कि आपको पैसा कमाने को मिलता है इसलिए कि मार्केट में कुछ करके तो इसको बहुत बड़ा पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, तो अब तीसरा बात करते हैं इसमें, इजीएस्ट बिजनेस। यानी तीसरा कारण क्या है आपको काम करने का? तीसरा कारण ये है कि इजीएस्ट बिजनेस, यानी ये व्यापार करना बहुत आसान है। आप सोचो, आप जब लार्ज स्केल बिजनेस करते हो तो मैंने क्या बोला, मैन पावर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, पेपर चाहिए, डॉक्यूमेंट्री चाहिए, सब कुछ चाहिए। सब कुछ चाहने के बाद फिर भी बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, ये भगवान भरोसे और गवर्नमेंट के भरोसे है। ठीक है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में आपको ना कोई जगह चाहिए, ना कोई व्यक्ति, कोई बहुत बड़ा पूंजी चाहिए, ना कोई इन्वेस्टमेंट करना है, ना कोई मैन पावर रखना है। क्या कोई किसी मैन पावर को आप रखते हैं क्या? सैलरी बेस पे रखते क्या?
नहीं रखते हैं। किसी को रखते हैं सैलरी पे? नहीं रखते। या कोई बहुत बड़ा फैक्ट्री बैठाना पड़ता है? नहीं। कोई लीगल डॉक्यूमेंट चाहिए? नहीं चाहिए। ठीक है। कोई R&D चाहिए? नहीं चाहिए। कुछ भी नहीं चाहिए। बस क्या चाहिए? एक चीज चाहिए, वो है आपका जोश, कॉन्फिडेंस और ये चीजें। अगर ये चीजें हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने बोले ना आपको कोई फैक्ट्री डालना है, ना कुछ करना, कुछ नहीं करना है, आपको बस हमारा चीज को सेल करना है। अब सवाल आता है, अरे आप छोटी दुकान खोल लो चाहे बड़ी से बहुत बड़ा बिजनेस कर लो, सब कुछ करने के बाद लास्ट में सेल ही तो करोगे। लास्ट में क्या करोगे? लास्ट में आप क्या करोगे? सेल ही करोगे। अरे वहां सेल नहीं होगा तो पैसा नहीं आएगा, तो यहां भी नहीं होगा तो यहां भी नहीं आएगा। मैं कहता हूं जब लास्ट में सेल ही करना है, बहुत बड़े कंपनी खोल लो, दुकान खोल लो, मैं कह रहा लाख 10 लाख का पूंजी डाल लो, अंतिम में आपको बेचना ही तो पड़ेगा। जब बेचना ही है तो काहे इतना ताम झाम करके बेचने जाए? जब डायरेक्ट तरीके से आ रहा है इसको बेचो। बेच के वहां भी जिंदगी बनने वाली है, बेच के यहाँ बनने वाली है। लेकिन यहाँ बेचेंगे तो कोई टेंशन नहीं है, आप बेचेंगे आपकी जिंदगी बढ़ती जाएगी, वहां बेचेंगे तो आपको समझ आ गया। तो आखिर जब बेचना ही है तो फिर इसे क्यों नहीं करें? तो डायरेक्ट सेलिंग। और ये बिजनेस लार्ज स्केल की तरफ बिजनेस है। अपने बिजनेस को बढ़ाना होगा तो उसमें और पैसे लगेंगे और आपका समय लगेगा और आपको टेंशन बढ़ते जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आपका डायरेक्ट सेलिंग बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आपका टेंशन कम होते जाएगा, आपको पैसा बढ़ते जाएगा। यहाँ कोई कैपिटल पूंजी लगता है? नहीं लगता है। तो इसलिए 3 कारण हैं आपको ये काम करने को। अगर ये 3 कारण अगर सच बता रहा हूं, थोड़ा सा मैं थोड़ा सा क्योंकि रगड़ रगड़ के परेशान हो गया, इस चीज को अगर आप बढ़िया तरीके से आप समझा देते हैं ना कि भैया समान अवसर है, हर कोई कर सकता है, हर कोई कर सकता है। एक गवर्नमेंट जॉब वो भी करेगा, बीमार है वो भी करेगा, स्वस्थ है वो भी करेगा, बेरोजगार है वो भी करेगा, सब करेंगे क्योंकि करना पड़ेगा। ये आप सवाल आता है कि क्यों करना पड़ेगा? आता है ना सर? ठीक है सर, हमने देख लिया पैसा कमाने का रास्ता गवर्नमेंट भी है, प्राइवेट भी है, ये भी है, वो भी है, लेकिन आज आपको इस काम को क्यों करना पड़ेगा, इसके पीछे मैं 2 रीजन दूंगा और ये 2 रीजन बहुत ही सॉलिड होगा, इतना ज्यादा सॉलिड होगा कि आपके आज ये ढक्कन जो है ना, अभी जो हल्का फुल्का खुला खुला नहीं है, उसके स्क्रू उड़ जाएंगे। क्या है वो चीजें? तो मैंने लिखा वाई डायरेक्ट सेलिंग आपको आज क्यों करूं। आप सवाल आएगा ना कि आज क्यों करूं, अभी क्यों करूं। जितने लोग पैनल पे हैं 375 76 जितने लोग हैं उनके मन में सवाल आएगा सर मैं क्यों करूं। अच्छा ठीक है मैं कल कर लूंगा। एक दुकानदार बोलेगा, उसकी आईडी पड़ गई, बोलेगा सर मैं तो कर लूंगा, अभी मेरा दुकान चल रहा है, मैं बाद में कर लूंगा। एक लड़का है, एक स्टूडेंट है, कहता सर आईडी तो पड़ गई है ना, कर लूंगा मैं काम, पहले मैं कैरियर बना लूं उसके बाद मैं कर लूंगा। एक महिला है वो कहती सर मेरा बच्चा छोटा है, अभी बच्चा बड़ा हो जाएगा ना तब मैं कर लूंगी, अगर करना ही है तो। कई ऐसे आपको मिलेंगे जो हस्बैंड वाइफ दोनों कमाते हैं, वो कहते मुझे क्या करने की जरूरत है, मेरी पत्नी कमाती मैं कमाता हूं, दोनों मिला के लाख रुपए कमा लेते हैं, घर घर से चल जाता है। आज आपको मान चला क्यों कमाते हैं। कोई कहता हमने लाखों रुपए बिजनेस डाला है, लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, करोड़ों का इन्वेस्टमेंट किया है। एक बड़ा फैक्ट्री वाला कहता है मैंने करोड़ों का इन्वेस्टमेंट किया है, फिर मैं क्यों काम करने जाऊं। आज आपको सारे सवालों का जवाब मिलेगा कि क्यों करने जाएंगे। ओके, तो अब सवाल आता है कि आखिर कुछ लोग ऐसे हैं जो काम तो करिए, काम तो हर कोई कर रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे काम करते हैं जिससे लाखों करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं, अब कुछ लोग काम कर रहे हैं तो नहीं कमा रहे हैं। कभी आपने सोचा कि कुछ लोग काम करके लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, अब कुछ लोग हैं किसी कोई काम कर रहे हैं, मान लो कोई काम कर रहे हैं तो लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो लाखों छोड़ो इतना कमा रहे हैं चलो खाली खर्चा खाली चला पा रहे, वही मुश्किल है, तो खर्चा चलाना मुश्किल हो जा रहा है। इसके पीछे का जो रीजन है वो है ट्रेंड, दौर, चलन। कुछ लोग हैं, अच्छा देखिए बिजनेस देखो पहले समझ लेते हैं, कुछ बिजनेस का ट्रेंड थोड़े समय के लिए चलता है। अच्छा देखो बिजनेस तो सब लोग कर रहे हैं ना, बिजनेस सब लोग कर रहे हैं, कोई कहता हम बिजनेस कर रहे हैं, देखो इतना पैसा डाले हैं नहीं कमा पा रहे हैं, ये हो गया वो हो गया, नहीं कोई लोग नहीं कमा रहे हैं। उसके पीछे एक ही चीज है। मैं एक सवाल करता हूं, मैं अपने पूरी टीम से सवाल किया था कि एक गाड़ी है जिसका टाइमिंग है 7:30 तो गाड़ी अपने प्लेटफॉर्म से निकल जाएगी,
उस गाड़ी को पकड़ने के लिए आप जब 7:31 पे जाओगे तो क्या वो गाड़ी प्लेटफॉर्म पे मिलेगी? नहीं मिलेगी। चाहे भले आप कुछ भी करो, भले कुछ भी टिकट कटाए हो रिजर्वेशन का, एसी का, कुछ भी कटाए हो, डीएम हो, कलेक्टर हो, कुछ भी हो, लेकिन 7:30 तक अगर आप नहीं पहुंचेंगे स्टेशन पे तो गाड़ी आपको नहीं मिलेगी। आज 7:31 मिलेंगे तो प्लस 7:30 पहुंचेंगे तो गाड़ी मिलेगी तो मिलेगी, चाहे आप घोड़ा से पहुंचो चाहे हवाई जहाज से पहुंचो, लेकिन 7:30 पहुंच गया तो गाड़ी मिलेगी। 7:31 पहुंचे तो गाड़ी आपको पक्का नहीं मिलेगी, चाहे कुछ भी कर लो, जिसकी टाइमिंग फिक्स है। उसी तरीके से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ट्रेंड को फॉलो नहीं करते हैं। और आप कहेंगे सर ट्रेंड क्या होता है? मैं आपको चीज दिखाता हूँ ट्रेंड क्या होता है। देखो बिजनेस तो सब लोग करते हैं, लेकिन कुछ ट्रेंड को पकड़ करते हैं, कुछ ट्रेंड को पकड़ के नहीं करते हैं। एक ही बताऊंगा, जो ट्रेंड को पकड़ के किए हैं आज वो सक्सेस हैं, जो ट्रेंड को पकड़ के काम नहीं किए हैं वहां सक्सेस हैं। आप बोलो कैसे? आओ दिखाते हैं आपको। कुछ बिजनेस का ट्रेंड थोड़े समय के लिए होता है, कुछ बिजनेस का ट्रेंड थोड़े समय के लिए होता है, और कुछ बिजनेस का ट्रेंड लंबे समय तक के लिए होता है। मैंने क्या बोला? कुछ बिजनेस का ट्रेंड थोड़े समय के लिए चलता है, यानी कुछ ऐसे बिजनेस है जो बहुत थोड़े समय के लिए आते हैं फिर गायब हो जाते हैं। अब कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जो आते हैं बहुत लंबे समय चलते हैं, लेकिन जो लंबे समय से चलते हैं उसमें कंपटीशन आ जाता है। जो लंबे समय से चलते हैं उसमें क्या होता है? उसमें कंपटीशन आ जाता है, यानी एक कंपटीशन आ जाता है उसमें। कैसे? देखते हैं। आपने देखा होगा एक समय था आपको पीसीओ दिख रहा, याद आ गया बचपन का वो चीज है पीसीओ, पीली वाली, एक सिक्का डालते थे, बात करते थे, हेलो, यस यस यस, याद आई? ये बिजनेस आया था थोड़े समय के लिए, कुछ समय के लिए था, फिर खत्म। आज दिखता है क्या कहीं? ये नहीं दिखता है। ऑफिस में टेलीफोन दिख गया तो ठीक है, बस उसकी वजह से कहीं नहीं दिखता। अब कुछ ऐसे बिजनेस आते हैं जिसका ट्रेंड चलता है। क्या भारत पेट्रोलियम में क्या कंपटीशन नहीं है? क्या तेल इंडस्ट्रीज में क्या कंपटीशन नहीं है? क्या मोबाइल में कंपटीशन नहीं है? पहले एक फोन आया था नोकिया, मोटोरोला, आज कितनी सारी आ गई हैं। पहले एक पेट्रोलियम आया था, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, ये चीजें आज कितनी पेट्रोलियम आ गई चुकी। तो जिस बिजनेस का ट्रेंड लंबे समय तक चलने वाला है उसमें कंपटीशन आएगा तो आएगा, और जिस बिजनेस में जो बिजनेस लंबे समय नहीं चलने वाला कोई कंपटीशन नहीं आएगा। आप दोनों साथ साथ एग्जांपल देख सकते हैं, लाइव देख सकते हैं। क्या आज कहीं स्टीडी पीसो दिखता है? नहीं दिखता है। आया इससे पहले, पेट्रोल से पहले आया था, लेकिन दिखता है नहीं। लेकिन पेट्रोल, मोबाइल फोन दिखता है कि नहीं? बस आप समझ चुके हैं। लेकिन अब थोड़ा सा बात करेंगे कि आखिर ये ट्रेंड क्या है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। आपने जाने जो है, आपने सुना तो होगा 1960, 1970, लेकिन आज जो 1960, 1970 जो आप सुनने का मौका मिलेगा ना, मैंने तो क्या बोला था, जानते तो सब कुछ हम हैं, लेकिन अगर एक्सप्लेन करने नहीं आता है तो फिर मजा नहीं आता है। चलिए आपको करते हैं, तो आपको यहाँ शुरू करते हैं ट्रेंड। तो ट्रेंड की बात करें तो आपको पता है कि एक जब हमारा देश आजाद हुआ था, अब देखो मैं बहुत गहराई बताऊंगा क्योंकि लास्ट टॉपिक चल रहा है, मजा आएगा। जब हमारा देश आजाद हुआ था सन 1947 में, तो उसमें हालात क्या थी? हमारे देश की हालात बहुत खराब थी, इतनी हालात खराब थी कि उसको संभालने के लिए पैसा चाहिए था, लेकिन पैसा उतना नहीं था। तो हमारी गवर्नमेंट जो भी थी उस समय की, उस सभी लोगों ने मिलकर तैयारी किया कैसे देश को लाया जाए, अर्थव्यवस्था कैसे सही किया जाए। तो अर्थव्यवस्था आता है अर्थ से, टैक्स से। जब टैक्स नहीं आएगा तो पैसा कहाँ, टैक्स कहाँ से आएगा? जब लोग नहीं कमाएंगे तो टैक्स कहाँ से आएगा? तो बोला लोगों को कमवाते हैं, लोगों को कमाने के लिए क्या किया गया? अलग अलग पोस्ट पे भर्ती किया गया। 1950 में लोगों को जबरदस्ती पुलिस में, आर्मी में, अलग अलग सरकारी विभाग में जबरदस्ती भरा जाता था कि जल्दी से काम करो। आपको पता है पेंशन भी लमसम में शुरू से हुआ था। अच्छा पता है कि वो लोग कहते हैं कि सर एक समय था जिसमें आर्मी को लोग जबरदस्ती ले आते थे, घर से पकड़ ले आते थे, पुलिस में जबरदस्ती ले आते थे। क्यों? कि भैया कमाओगे तो कुछ टैक्स दोगे तो आर्थिक हालात सुधरेगा। तो उसमें कई लोग कहते थे अगर हमारा बेटा अगर बॉर्डर पे जाएगा, कल गोली खा के कुछ हो गया तो क्या होगा? तो गवर्नमेंट बोली टेंशन मत लो, बेटा रहे चाहे न रहे हम पेंशन देंगे।
तो पेंशन के लालच में लोग आना शुरू कर दिए, लगातार भर्तियां होने शुरू हो गई। तो ये तो चलो ठीक हो गया, भर्तियां हो गई, कुछ लोगों को नौकरी दे दी, लेकिन फिर भी हालात नहीं खराब हुई, मतलब कि जो हालात थी मतलब जो सुधरी नहीं। तो फिर क्या देखा गया, अपने देश में उस समय उद्योग क्या था, कोयला का, लकड़ी का, कृषि का, इन्हीं चीज का उद्योग होता था। तो ये उद्योग जिनके पास एक्सपर्टीज थी उनको दे दिया गया चलाने के, क्योंकि अंग्रेज छोड़ गया तो अंग्रेज को मतलब इनको चलाने को दे दिया गया, चलाया, लेकिन फिर भी वो चीज रिकवर नहीं हो पाया। फिर कमेटी बैठा, लोगों ने देखा तो भाई किया क्या जाए, तो कुछ नया उद्योग लाया जाए। तो उसी समय सभी लोगों ने बैठ के इसको तैयार किया। तो 1960 में एक इंडस्ट्री आई, इसका नाम है प्लास्टिक इंडस्ट्रीज। ये प्लास्टिक इंडस्ट्री उस समय आई थी, और प्लास्टिक इंडस्ट्री में गवर्नमेंट चिल्ला चिल्ला कर रही थी, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही थी। मेरे इस पूरे बातों को समझना, लास्ट में कुछ उसको निचोड़ मिलेगा। गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही थी, प्लास्टिक इंडस्ट्री बैठाओ, पूंजीपति हो तुम, प्लास्टिक का इंडस्ट्री बैठाओ, प्लास्टिक का काम करो, प्लास्टिक फैक्ट्री बैठा लो, मैं सपोर्ट कर रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं, उद्योग बैठाओ, कोई दिक्कत नहीं, लाइसेंस नहीं, कोई बात नहीं, जमीन नहीं, मैं जमीन दे रही हूँ, करो करो पर करो। क्यों? जब प्लास्टिक इंडस्ट्री बैठेगा, उद्योग आएगा, लोग कमाएंगे, पैसा आएगा, धीरे धीरे अर्थव्यवस्था सही होगी। अब उसमें दो चीज था, उसमें दो तरह के लोग थे, एक नेगेटिव माइंड का, एक पॉजिटिव, यानी एक आज का सोचने वाला, एक कल का सोचने वाला। जो आज के सोचने वाले थे उन्होंने किया विरोध, नहीं प्लास्टिक आ जाएगा तो पॉल्यूशन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन जो दूरदृष्टि के थे उन्होंने बोला कि अगर प्लास्टिक का समय अगर आखिर चला तो प्लास्टिक का बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा। तो कुछ लोगों ने क्या किया, उसको पहले शुरू किया, और जिन्होंने शुरू किया, जिन्होंने प्लास्टिक इंडस्ट्री डाला, तो प्लास्टिक बना, पन्नी बना, बहुत अलग अलग चीज बने। उस समय बहुत विरोध हुआ, किसान बहुत विरोध किए हैं। क्यों? कि अगर प्लास्टिक का सब कुछ मिलने लगेगा तो कुम्हार क्या करेंगे, बर्तन किसका बिकेगा, बहुत विरोध हुआ। लेकिन कहते हैं ना, जिसका समय आना होता है तो आके ही रहता है, चाहे आप कुछ भी करो, उसको आना है तो आना है। प्लास्टिक का दौर आया, प्लास्टिक की फैक्ट्रियां बैठी, प्लास्टिक का बिजनेस बढ़ा, अब बढ़ा। तो जिन्होंने जो पहले आए वो आज के समय खिलाड़ी बन चुके हैं, आज के समय वो खिलाड़ी बन चुके हैं, उनकी पीढ़ियां सेट हो गई। जानना चाहो किसको? एस्ट्रॉल पाइप मान लो उसमें। और देख रहे हैं कई सारे ब्रांड है, ये सब ब्रांड कब आई थी, उन्हीं समय में सब शुरुआत की थी। मार्केट विरोध हो रहा था, फिर भी शुरू किया। और आज इन कंपनियों के आगे अगर आज आप कोई काम शुरू करना चाहें, आप सोचे कि हम प्लास्टिक की फैक्ट्री बैठा लें, प्लास्टिक कोई उद्योग कर लें, आसान है क्या? क्योंकि अब गवर्नमेंट टाइट हो चुकी है। सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हुआ कि नहीं? एक समय देखिए वही गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही थी, और आज वही गवर्नमेंट कर रही है सिंगल यूज प्लास्टिक बैन करो, क्योंकि अब गवर्नमेंट का जो खोखा था पूरा हो चुका है, जिसको जहां से फायदा हो रहा हो चुका है। तो आज इस इंडस्ट्री में क्या आप घुस सकते हैं? घुसेंगे तो पहले से मास्टर खिलाड़ी बैठ चुके हैं। तो आज कई लोग जिन्होंने उस समय प्लास्टिक इंडस्ट्री में घुसे थे, तो आज कहां से कहां पहुंच गए हैं, और जो आज घुसेंगे तो सोचो क्या होंगे। तो ये रहा 1960 प्लास्टिक इंडस्ट्री। अब देखिए एक ट्रेंड के साथ दूसरा ट्रेंड जुड़ा हुआ है। जब प्लास्टिक इंडस्ट्री हुई तो प्लास्टिक इंडस्ट्री से बैठा, तो प्लास्टिक इंडस्ट्री से हुआ तो हर जगह फैक्ट्रियां बैठने लगी, प्लास्टिक के काम होने शुरू हो गए। फिर उसी चीज को देखते देखते एक परेशानी होना शुरू हुआ, उसी समय शुरू हुआ जिसका नाम है 1970 में ट्रांसपोर्टेशन, यातायात, ट्रांसपोर्टेशन काम शुरू हो। क्योंकि एक जगह से दूसरे जगह माल को ले जाना है, एक जगह से दूसरे जगह क्या बोलते हैं पैसेंजर को भी ले जाना है, तब ये बिजनेस बढ़ना शुरू हुआ। तो गवर्नमेंट इसमें सपोर्ट की, यातायात, गाड़ी चलवाओ, ट्रक चलवाओ, जो है सब चलवाओ, इसका समय आने वाला है। तो गवर्नमेंट इसमें भी सपोर्ट की, गवर्नमेंट इसमें भी सपोर्ट की, इसका विरोध हुआ। और एक चौथा रहा हूं, जैसे प्लास्टिक इंडस्ट्री जब शुरू हुई थी इतना आसान नहीं था, क्योंकि किससे नहीं लड़ना पड़ा, किसानों से लड़ना पड़ा, इससे लड़ना पड़ा। उसी तरीके से जब ट्रांसपोर्टेशन का समय आया तो ट्रांसपोर्टेशन इतना आसान नहीं था। आज का समय गाड़ी खरीद दिया, चला दिया, उस समय क्या क्या परेशानियां से बताता हूं। उस समय कहीं पेट्रोल टंकी दूर दूर मिला करते थे, अगर तेल रास्ते में खत्म हो गया, उसको सोचना पड़ता था तेल कहां से आएगा। क्योंकि आपको पता है पुराने पिक्चरों में कि पहले गांव से शहर जाना होता था तो महीने महीने 15-15 दिन में एक बस चला करती थी, वो हालात थी।
और समस्या सुनो, गाड़ी खराब हो गई तो मिस्त्री नहीं मिलते थे। दूसरी बात, गाड़ी खड़े खड़े डाकुए लूट लिया करते थे। याद है ना वो शोले मूवी की हर चीज कहानी आपको? खड़े खड़े ट्रक बस लूट लिया करते थे। बहुत समस्याएं थी, बहुत चैलेंज थी, लेकिन उस चैलेंज में जो भी खड़ा रहा उस समय से ना डंडा गाड़ के खड़ा रहा, आज वो मास्टर ब्लास्टर है। आप देख रहे हो बीआरएल, देख रहे हो बीआरएल, देख रहे हो, ट्रक से लेके जहाज तक सबको कहता, सब में हमारा काम है। ये देख लो, जितने भी देख रहे हो, ब्लू डार्ट, डीएनए, ये जितने भी सब ब्रांड है, ये सब ब्रांड उस समय स्टेब्लिश्ड थे, मजबूत थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने आप को ताकत बना, नहीं कुछ भी हो जाए मैं तो बस टिका रहूंगा, मैं करता रहूंगा। लाख मुश्किलें आई, लेकिन धीरे 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 समय आते आते आज मास्टर बन गए हैं। आज ये बापू हैं अपने फील्ड के। मैंने क्या बोला? बापू हैं। आज कोई ट्रांसपोर्टेशन में हाथ डाल के देखे, खर्चा चल जाए वही काफी है। ठीक है, 1970 फिर जब ये गाड़ियां बढ़नी शुरू हुई, अब देखो मैं क्या, ट्रेंड के साथ ट्रेंड जुड़ते जा रहा है। जब गाड़ियां बढ़नी शुरू हुई तो पेट्रोल की, डीजल की मांग बढ़ना शुरू हुई, तब गवर्नमेंट सपोर्ट उसमें की, भैया पेट्रोल टंकी बैठाओ, पेट्रोल टंकी बैठाओ, हम सपोर्ट कर रहे हैं, जमीन जहां ले लो बैठाओ, कि गाड़ियां बढ़ते जा रही हैं, पेट्रोल इंडस्ट्री चाहिए। तो गवर्नमेंट सपोर्ट की, उसका विरोध हुआ। अच्छा, जिस उस समय जिनके पास पैसे थे पेट्रोल टंकी बैठाया, जिनके पास नहीं था साइकिल पर लाद लाद के तेल बेच रहे थे। ठीक है, उसके बाद अब इसमें भी जो पहले आया वो खिलाड़ी बन गया, उनकी पीढ़ियां सेट हो गई। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, एचपी, नायरा तो अब आई है कन्वर्ट करके, रिलायंस वगैरह, ये सब क्या थी? ये सब वो बापू हैं जिन्होंने आज इस बिजनेस को बिल्ड किया है। आज पैसे, आज पेट्रोल का टंकी बैठवाना हो सर, लाखों करोड़ रुपए देना भी पड़ेगा, और देने के बाद भी बम्पर कंपटीशन है। आपने कई जगह देखा होगा, अगर भारत पेट्रोलियम बगल में है तो बगल में इंडियन पेट्रोलियम भी है, यानी महा कंपटीशन शुरू हो चुका। मैंने क्या बोला? जो लंबे समय चलेगा उसमें कंपटीशन आएगा। लेकिन आज इन्होंने आज उस चीज को किया, तो आज इनकी पीढ़ियां सेट हो चुकी हैं। क्या इनको आज कोई पैसे की दिक्कत है? नहीं, आज इतने पैसे हैं ना कि कोई कमी नहीं है। तो 1980 में पेट्रोलियम आया, 1990 में कंप्यूटर, जब कंप्यूटर आया उसमें गवर्नमेंट सपोर्ट की, कंप्यूटर शुरू करो, पीसी, पर्सनल कंप्यूटर। विरोध हुआ, क्यों विरोध हुआ? अरे कंप्यूटर आ जाएगा तो 5-5 लोगों का काम अकेले कंप्यूटर कर लेगा, बेकार है, कंप्यूटर मत लाओ, सब देश बेरोजगार हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन उसी में जो पहले आए वो बनाए। अच्छा, इसमें कौन कौन आए ये भी देख लो। जो पहले आए वो आज के समय खिलाड़ी हैं। कौन कौन लोग आए? जब कंप्यूटर का समय आया तो मैंने क्या बोला, 2 तरह के लोग होते हैं, हमेशा को 2 तरह मिलेंगे। एक जो आज का सोचने वाला, निगेटिव सोचने वाला, और एक पॉजिटिव सोचने वाला, दूर का सोचने वाला। जब कंप्यूटर की इंडस्ट्री आई तो लोगों ने देखा कि लोगों को जॉब की जरूरत पड़ेगी, लोगों की, जब क्योंकि कंप्यूटर को मतलब दूर का सोच, अगर कंप्यूटर इंडस्ट्री आएगी तो कंप्यूटर के लोग काम करेंगे, तो कंप्यूटर कौन सिखाएगा? तो उसमें कुछ लोगों ने कंप्यूटर बोला, कंप्यूटर जब अगर मांग बढ़ेगी तो कंप्यूटर लोग खरीदेंगे, तो हमारे एरिया में कंप्यूटर को खरीदेंगे तो कंप्यूटर लाने कहां जाएंगे? तो मैं कंप्यूटर, यानी कुछ लोगों सेल्स डिपार्टमेंट संभाल लिया। कुछ लोग बोला कि अगर जो कंप्यूटर लोग यूज करेंगे तो बिगड़ेगा भी, तो कोई लोग सर्विस शुरू कर दिया, मैं कंप्यूटर बनाऊंगा, कंप्यूटर काम सीख लिए। कोई बोले अरे जब कंप्यूटर आएगा तो लोगों को चलाना कौन सिखाएगा? मैं सिखाऊंगा। कुछ लोग ट्रेनिंग शुरू कर दिए, कुछ लोग ट्रेनिंग देना शुरू कर दिए कि मैं कंप्यूटर सिखाऊंगा। कंप्यूटर का क्लास शुरू हो गया, अलग अलग हर एरिया में कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, ट्रिपल सी करो, ये करो, वो करो, वो करो। उस समय इन लोगों ने खूब पैसा कमाया, जो बेचा वो कमाया, जो रिपेयरिंग किया वो कमाया, जो पढ़ाया वो कमाया। लेकिन आज कंप्यूटर के दुकान आप खोल के बैठ जाओ, कंप्यूटर का कोचिंग क्लास खोल लो, क्या चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि सब यूट्यूब सीख लेंगे। ये हो गया कंप्यूटर का समय। उसमें कौन कौन जो उसमें कंप्यूटर ब्रांड जो आई थी, देख रहे हो कंप्यूटर में आई थी, एचपी, डेल, लेनोवो, एप्पल, एसर, ये सब लोगों ने मार्केट बनाया। अब कोई नई कंपनी घुस के देखे, बना पाएगी क्या? आज कोचिंग खोल के आप कमा सकते हैं क्या? आप कंप्यूटर बना कमा सकते? क्यों? कंपनी पूछ कर भाई मेरा इंजीनियर जाएगा, टेंशन मत लो, आज ऑनलाइन खरीद देते, टेंशन खत्म। 1990 में ये समय था। उसी के साथ साथ फिर एक समय शुरू हुआ टेलीकम्युनिकेशन, दूरसंचार, गवर्नमेंट इसमें सपोर्ट की। टीवी का समय आया, टीवी समय आया कि नहीं आया? हर घर में टीवी होना शुरू हो गया। जब टीवी आया लोग बोला टीवी आ गया, बढ़िया, चलो हो गया। जब टीवी आया था तो लोग कहते थे इतना महंगा टीवी, गांव में एक टीवी हुआ करता था, पूरे घर भर देखा करता था। कौन सा सीरियल? रामायण।
लोग देखते थे और पूरे घर घर का पूरा गांव भर देखता था। लोग कहते इतना महंगा टीवी, किसी के यहाँ टीवी होता था कहते थे अरे बाप रे बहुत अमीर आदमी है। लेकिन आज वो जिन्होंने उसका काम शुरू किया था टीवी से रिलेटेड, कौन कौन सा टीवी रिलेटेड, डिश टीवी, एंटीना, याद है ना वो एंटीना, भैया जरा घुमाना तो नेटवर्क साफ नहीं आ रहा है, बस 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 रहने दो साफ आ गया। ये सब जो है उस समय वो पैसे कमाए जिन्होंने उसका काम सीखा। कुछ लोग टीवी बनाना सीख गए, पूरे टीवी का सेटअप देना सीख गए, फिर गवर्नमेंट उसमें सपोर्ट की, क्या डिश टीवी लगाओ, सेटअप बॉक्स लगाओ, बहुत परिवर्तन हुआ, लगातार परिवर्तन होता गया। उस समय जो आया था वो कमाया, देख सकते हैं पैनासोनिक, कोडेक, महिंद्रा वगैरह जो भी है, सैमसंग, ये सब लोग उस समय टीवी बनाना शुरू किए, खूब पैसा कमाए। आज टीवी चलता है नहीं चलता है, आज सब मोबाइल फोन जिंदा है, ठीक है। फिर उसी साथ समय आया सन 2010 का, सूचनाओं का आदान प्रदान, आईटी का, गवर्नमेंट सपोर्ट की, इंटरनेट लगाओ, इंटरनेट यूज करो, विरोध भी हुआ उसके साथ। जो पहले खिलाड़ी आए वो खूब पैसे कमाए, कौन कमाए देख सकते हो, जियो, अब तो जियो इसमें आया अलग तरीके से एंट्री मारा, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, ये जो लोग आए खूब पैसे कमाए। दबाग पैसे कमाए कि नहीं कमाए, जब ये थे तो हमें यही यूज करते थे ना, तब दबाग कमाए कि नहीं कमाए, तो ये इन्होंने पैसे खूब कमाए, खूब। आपको याद है कि उसी इंटरनेट का पैसा, अच्छा उसको मैं आप देखना हर जगह वही है। उस समय भी जो लोग कंप्यूटर सिखा रहे थे या जो भी थे, उन्होंने अपने आप को बदला, उससे बोला भैया समय आ गया साइबर कैफे, लोगों को कंप्यूटर चलाने के लिए आएंगे, नेट चलाने के लिए आएंगे, क्योंकि हर किसी पर नेट होता नहीं था, तो कितने कितने घंटे रुपए नेट लिया करते थे। खूब कमाए साइबर कैफे वाले, खूब कमाए फॉर्म भरने वाले। आज कैफे खोल के पैसा कमा पाएंगे आप, आज फॉर्म भर पैसा कमा पाएंगे, लेकिन कुछ महान लोग अभी भी वही काम कर रहे हैं, हम फॉर्म भरेंगे। जमाना बदल गया, जमाना बदले नहीं। उसी तरीके से अब कौन सा समय आया है, डायरेक्ट सेलिंग। देखिए रुको 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 रुको, कौन सा डायरेक्ट सेलिंग समझना। ओला याद है, जोमेटो याद है, स्विगी याद है, ये सब बिजनेस क्या है, वही होटल वाला, वही गाड़ी वाला, वही दुकानदार, लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग को लेके आए। मैंने इसीलिए को लगा इमेज को समझ आएगा। डायरेक्ट सेलिंग मतलब पहले गाड़ी हम किसी के माध्यम से आते थे, खाना खाने वहां जाया करते थे। जब बदलते जमाने के हिसाब से नए प्लेयर मार्केट में आए और नए तरीके से आए और धुआं निकाल दिए। आज ओला पता है, खुद की उसकी एक गाड़ी नहीं है। पहले के टाइम पे देखो ट्रांसपोर्टेशन करना था, लोगों को यहाँ से वहां ले जाना था तो लाखों रुपए खर्च करना पड़ता था, गाड़ियां रखनी पड़ती थी। लेकिन मार्केट में नया व्यक्ति आया आजकल, बोला डायरेक्ट सेलिंग यूज करेंगे। ओला आज क्या है, डायरेक्ट सेलिंग तो है, कंपनी से सीधे कस्टमर बैठा सीधा, कोई बिचौलिया नहीं, कस्टमर खुश, कंपनी खुश, और क्या चाहिए, जोमेटो खुश, अमेजॉन खुश। अच्छा जब अमेजॉन भी आया था तो कम विरोध थोड़े हुआ था, अपने व्यापारी कम थोड़े विरोध किए थे, लेकिन कितनों विरोध करते रह गए, अमेजॉन ने मार्केट बना लिया, सबसे अमीर आदमी हुई। तो जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग को पकड़ा उसने बिजनेस बनाया। आप देख सकते हैं लोगो दिखाना, जिसने फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील, जोमेटो, ईबे वगैरह, ये सब क्या है, सब डायरेक्ट सेलिंग है। इनको खरीदने के लिए किसी बिचौलिया पड़ना पड़ता क्या, आपने यहाँ ऑर्डर किया, टकाक घर में आपके सामान आ गया, इसे बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग, सीधे कंपनी टू कस्टमर। उसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग हमारे पास भी है। आज गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, पता है, डायरेक्ट सेलिंग करो, विरोध, इसका विरोध खूब हुआ, नहीं करेंगे, ऐसा है, टेढ़ा है, मेढ़ा है, कोई बात नहीं, करते रहो। रामविलास पासवान जी की याद है, अपने स्टेट में सबको इसके कोर्स कराए जा रहे हैं। आज इसका सही समय है, क्यों, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। देखना, सिम्टम पकड़ने का जिसको आ गया वही कमाएगा। भारत सरकार ने नियम बना दिया, कानून बना दिया इसका कि ऐसे ऐसे चलेगा, कोई इसमें दंगा नहीं करेगा, तो प्रॉब्लम नहीं करेगा। कोर्स कराए जा रहे हैं, लोगों को एजुकेट किया जा रहा है, पॉजिटिव समय आ रहा है। देख रहे कैसे ट्रेनर की, अच्छा देखो ट्रेनर की संख्या बढ़ती जा रही है, देख रहे ट्रेनर आपको सोनू शर्मा ये वगैरह वगैरह देख रहे हैं, बहुत सारे विभिन्न, ये क्या कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं लोग को, डायरेक्ट सेलिंग सीखो। समझ पा रहे हैं, जब कंप्यूटर समय आया था तो वही लोग कंप्यूटर ट्रेनिंग दे रहे थे, याद आया। गाड़ी के जो समय तो कुछ लोग गाड़ी, कुछ लोग ड्राइविंग सिखा रहे थे, उसी तरीके से आज डायरेक्ट सेलिंग का समय आ रहा है। सिम्टम पकड़ना भाई, सिम्टम, ट्रेनर लोग आ गए हैं, ये ट्रेनिंग सिखा रहे हैं लोग कैसे डायरेक्ट सेलिंग करना है। एक आते ललित अरोड़ा कहते 30 सेकंड में, क्या नाम है, पता नहीं को दिन में कहते प्रोस्पेक्टिंग करो, ये वगैरह क्या सिखा रहे हैं लोग। सिम्टम पकड़ में आ रहा है, मार्केट क्या किधर जा रहा है,
कोरोना का समय बता दिया, अब इसको करना नहीं है। कोरोना से बता दिया कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कितना इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट को भी दिखा भैया इस कोरोना काल में सारे बिजनेस बंद हो चुके थे, बस यही बिजनेस था जो धमाल मचा रहा था, तो उठाए लोग। तो डायरेक्ट सेलिंग में आपका वेलकम है। अगर आपको समझ में आ गया डायरेक्ट सेलिंग तो वेलकम है टियांस के साथ। अब टियांस के साथ क्यों करना है ये बाकी चीज आप समझ ही जाएंगे। तो आज देख सकते हैं कई सारी कंपनियां मार्केट में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, दिख रहा है कुछ लोगो दिख रहे हैं इंडिया लेवल पे, उसमें टियांस भी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। इस तरीके से बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, समय बढ़ते जा रहा है। समझ में आ गया क्यों करना डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग आज नहीं करेंगे तो कब करेंगे। और सबसे लकी हो मार्केट में, आप सबसे यूनिक हो मार्केट में। टियांस एक ऐसी इंडस्ट्रीज है जो कोई एक पद्धति को फॉलो करती है जिसका नाम है TCM। कोई भी कंपनी ऐसी जो नहीं है जो यूनिक है, सबसे यूनिक है। मार्केट में सभी तेल, साबुन, क्रीम, पाउडर सब बेच रहे हैं, लेकिन आपका जो ऑर्गेनाइजेशन वो क्या बेच रहा है आप उसको देखो, समझो, ठीक है। तो यहां तक सबको क्लियर हो चुका है। 8:09 हो चुके हैं, मैं 10 मिनट और लेना चाहूंगा। एक और अभी तक किसी को समझ में आ गया हो क्यों करना है, कैसे करना है, तो सब बहुत बढ़िया। लेकिन अभी तक अगर नहीं समझ में आया है तो हमारे पास एक और एंटीडोज है जो मैं अब देना चाहूंगा। वो आपके कंप्यूटर में, फोन में सब काम आएगा, अब काम आएगा। अभी तक जिसको भी नहीं समझ आया हो, लेकिन मेरी गारंटी है यहाँ तक तो समझ में आ चुका होगा। अभी तक ये ढक्कन खुला होगा, अगर अभी नहीं खुला थोड़ा सा वेट और करें, अभी बाकी है। चलते शुरू। महंगाई, इससे कहा जा सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग आज नहीं करेंगे तो कब करेंगे। इसके पीछे एक और कारण है महंगाई। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, महंगाई क्या है? महंगाई क्या है? आज लोग चिल्ला रहे हैं गवर्नमेंट को, मोदी है, ये है, वो है, इसकी वजह से महंगाई बढ़ गया, महंगाई बढ़ गया। अरे महंगाई नहीं बढ़ेगा तो देश की तरक्की नहीं होगी। सुन लो आप भाई साहब, जिस देश में अगर वस्तुओं का दाम नहीं बढ़ रहा है ना तो समझ जाओ उस देश का विकास नहीं होना है। जिस देश में अगर वस्तु का दाम बढ़ रहा है इसका मतलब कि देश विकास कर रहा है। अरे गलती अपना नहीं देते हैं, क्योंकि महंगाई का असली डेफिनेशन क्या होता है? खर्च करने की क्षमता कम होना ही महंगाई है। आज लोग खर्च नहीं कर पा रहे, क्यों? उनको खर्च करने की क्षमता नहीं है। क्यों नहीं है क्षमता? क्यों महंगाई बढ़ रही है? अब महंगाई मतलब क्या है? आपको जो चीज खरीदना है वो नहीं खरीद पा रहे हैं, क्यों? क्षमता नहीं है। क्षमता क्यों नहीं है? क्योंकि कमाई करने की क्षमता कम होती जा रही है। आपकी कमाई करने की क्षमता कम होती जा रही है। अब बोले कैसे? ये दिखाते हैं। एग्जाम्पल है, एक राम है जिसकी 2020 में, आज के समय ध्यान देना, मतलब आज नहीं, आज से 2-3 साल पहले राम, इस एग्जाम्पल को आप नोट करना, लिख लेना, बहुत मजा आएगा इसमें। 2020 में राम की इनकम थी 50,000 रुपया, तो घर के खर्चे होते थे 10,000 रुपया, यानी एवरेज लेके चले तो कितना परसेंटेज? 20% उसके पैसे खर्च होते थे। राम 50,000 कमाता था तो 10,000 रुपया खर्चा करता था किसमें? घर के राशन में। घर के राशन में 10,000 रुपया खर्च करता था, यानी एवरेज माने तो 20% खर्चा होता था। वही राम 2025 में चला गया, वही राम 2025 जब आ गया तब भी उसकी इनकम थी कितनी? 50,000 रुपया। अब वस्तुओं का दाम तो बढ़ना ही बढ़ना है, 5 साल में वस्तुओं का दाम बढ़ना ही बढ़ना है। वस्तुओं का दाम बढ़ा, महंगाई, उसका जो सामान लाता था 2 रुपए का वो हो गया 4 रुपए का, जो लाता था 1 रुपए का वो हो गया 2 रुपए का। उस हिसाब से 2020 में लाता था 10,000 रुपए का, अब कितने लाता है? 20,000 का। कमाई कितनी है? 50,000। अब राम बोलेगा हाय महंगाई बढ़ गया, रे भाई महंगाई बढ़ गया, महंगाई बढ़ गया। अरे महंगाई नहीं बढ़ी भाई साहब, 5 साल में महंगाई बढ़ी लेकिन आपकी कमाई नहीं बढ़ी। लेकिन वहीं पे इसका दोस्त श्याम था, श्याम भी कमाता था 2020 में 50,000, खर्चा था 10,000 रुपया, यानी 20%। लेकिन 2025 में श्याम ने कुछ ऐसा किया जिस काम को करके उसकी इनकम हो गई 1 लाख और खर्चे, महंगाई तो सबके लिए बराबर है कि नहीं? महंगाई सबके लिए बराबर है। महंगाई यहाँ भी हुई, 20,000 रुपए इसका भी खर्चा हो रहा था, लेकिन श्याम को कोई फर्क नहीं पड़ा। बोला कि जब 50,000 कमा रहे थे तो 10 खर्च कर रहे थे, तब भी मेरे घर का खर्चा 20% होता था और आज भी 20% होता है, क्योंकि 1 लाख कमाता हूँ 20 खर्च करता हूँ। तो श्याम को कोई फर्क पड़ा? श्याम चिल्लाएगा, धरना देगा? नहीं देगा, क्योंकि श्याम ने अपने समय के हिसाब से इनकम बढ़ाया। वही राम भैया चिल्ला रहे हैं हाय मोदी, हाय सरकार, हमारा महंगाई बढ़ गया, महंगाई जान मारे, महंगाई पता नहीं क्या कर ले जाए। ठीक है,
समझ आ गया? तो ये महंगाई है। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि भाई महंगाई किस रफ्तार से बढ़ रही है, ये तो पकड़ना पड़ेगा। अभी तो हमने एक एग्जाम्पल लिया, लेकिन महंगाई किस रफ्तार से बढ़ रही है मैं आपको दिखाता हूँ। महंगाई की रफ्तार देख लो, महंगाई किस रफ्तार बढ़ रही है। आम परिवार का खर्चा है 1945 जो देश आजाद नहीं हुआ था, वो परिवार कमाता था 10 रुपया, तो घर का खर्चा चलता था आराम से, किसी तरीके से चलता था, बहुत बड़ा ऐश नहीं करते थे। लेकिन वही 20 साल बाद वही परिवार 1965 में जब कमाता था 100 रुपया, तो किसी तरीके से घर का खर्चा चलता था। यानी 1945 से 1965 में 10 गुना महंगाई बढ़ चुका है। देख रहे हैं, समझते जाइएगा। फिर 20 साल बाद समय आया 1985 में वही परिवार जब 1000 कमाता था तब गुजारा चलता था किसी तरीके से। फिर 20 साल बाद सन 2005 में जो परिवार 10,000 कमाता था उसका किसी तरीके से घर का खर्चा चलता था। अब बच्चे की संख्या, गवर्नमेंट बोली जनसंख्या रोको भाई, जनसंख्या रोको, हम दो हमारे दो नारा शुरू हो गया। क्यों? लोगों ने भी देखा भाई महंगाई बढ़ती जा रही है, बच्चों का खर्चा कैसे होगा, कैसे पढ़ाएंगे, कैसे शादी ब्याह करेंगे, तो कम बच्चे पैदा करो। लोगों ने 2 बच्चे का नारा गवर्नमेंट शुरू कर दी, हम दो हमारे दो। लेकिन 2025 में अगर उस स्पीड से देखा जाए, हर 20 साल में, क्योंकि देखा गया हर 20 साल में महंगाई 10 गुना बढ़ रहा है, तो 2025 में इस हिसाब से कितना हुआ, 1 लाख रुपया। और आप खुद देख लो 2023 आ रहा है, आ ही चुका, मान लो कितना कमाई हो रहा है, कितना खर्चा हो रहा है, कितना कमा रहे हैं, सब दिख रहा है, पता नहीं है। तो 2025 में क्या होगा। फिर एक लास्ट में आपसे सवाल करता हूँ, लास्ट में जा देते हैं आपसे। एक प्यारा सा सवाल है, बहुत ही प्यारा सा सवाल है, बुरा ना मानिएगा, बहुत प्यारा सा सवाल है। आप ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं जिस काम को करने के बाद आने वाले 2 साल 3 साल बाद आपके पास 2 से 3 लाख आने लगेगा। ध्यान से समझिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, घर में डाल लीजिएगा। आप, प्यारा सा सवाल है, बुरा ना मानिएगा। आप ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं जिस काम को करने के बाद आने वाले 2 से 3 साल बाद, मैं अभी नहीं बोल रहा हूं, 2 से 3 साल बाद महीने का आप 2 से 3 लाख रुपए कमाने लगेंगे। एक और चीज, और अगर दिखता भी है तो गारंटी क्या है, दिखता भी है तो गारंटी क्या है कि आप कमाते रहेंगे। मैंने क्या बोला, ऐसा कौन सा काम है जिस काम को करने के बाद आने वाले 2 से 3 साल बाद कोई काम करो और करने के बाद 2 से 3 लाख रुपए आए और आगे करते रहें और आते रहे, क्या इसकी गारंटी आप दे पाओगे? आप अगर 2 से 3 लाख कमा भी लो, लेकिन आप कमाने की स्थिति में नहीं रहेंगे, आप उस पैसे कमाने लायक होंगे? अगर आपको लगता है, आप खुद क्वेश्चन पूछिएगा आज रात को बढ़िया से समझ के बूझ के, अगर यस तो थैंक यू, बहुत बढ़िया, विश यू। आप जाओ, आज जो जहां आपको दिखता है 2 से 3 लाख रुपए आ सकता है, ये चीज आपको दिखता कहीं है, तो जाओ उस काम को करो। लेकिन अगर नहीं दिखता है, वेलकम टू टियांस डायरेक्ट सेलिंग, आपको यहाँ वेलकम है। यहाँ पे आप लाखों नहीं करोड़ों कमा सकते हैं, जिंदगी बदल सकते हैं। कैसे? इसके लिए आपको जिस व्यक्ति ने आज यहाँ इनवाइट किया है उस व्यक्ति से ना एक बार प्यार से बैठ के पूछ लेना, एक बार ईगो मत रखिए यहाँ पे कि हम बहुत बड़े वो चीज हैं, क्योंकि हम भी बड़ा ईगो रखते थे। 6 महीना हमको बहुत ईगो ले घूम रहे थे हम भी। लेकिन जब सर ने हमसे बस एक ही सवाल किया, सुमित जी आखिर ऐसा कोई काम बताओ जिस काम को करके आने वाले, ये और से बता रहा हूँ एक चीज और, इसमें जितने सिंगल लोग हैं, मैं भी सिंगल आदमी हूँ, ठीक है, जितने लोग सिंगल हैं, अगर आप महीने के इस समय अगर 40 से 50 हजार नहीं कमा रहे हैं कम से कम, तो आपको शादी करने का अधिकार नहीं है। महंगाई के रेशियो के हिसाब से बात कर रहा हूं। मैंने क्या बोला, अगर आप 40 से 50 हजार महीना नहीं कमा रहे हैं और सिंगल हैं और नहीं कमा रहे हैं, तो आपको शादी करने का अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? आप भी जाओगे, वो भी जाओगे, क्योंकि महंगाई जिस हिसाब से बढ़ी है उसके बाद तू में शुरू हो जाएगा। ये महंगाई बता रहा है, हम नहीं बता रहे, महंगाई बता रहा है। आप घर के परिवार देख सकते हैं। तो थैंक यू आप सभी लोगों को। 8:18 मैंने समय लिया, और जिनको अगर लगता है यस अगर कोई ऑप्शन है मेरे पास तो भैया चले जाओ, उस काम को कर लो। अरे अगर होता ना, आज कमा रहे होते हैं। सतीश सर ने मुझसे आज मुझे कहना नहीं पड़ता, नहीं है तभी बात कह रहे हो। तो आज यहाँ है,
आज सीनियर के दम पे, काम के दम पे आज वो चीज अर्निंग किया गया है। तो थैंक यू। मैं चाहूंगा आप सभी लोगों को, जितने लोग हैं, और अगर कहीं कोई गलती थी हो, लेकिन मैं अपने तरफ से बहुत फिट करने की कोशिश किया हूँ। और तो थैंक यू। मैं चाहूंगा हमारे भी जो हमारे को होस्ट है, हम चाहेंगे कि को होस्ट के लिए हमारे अजय आई चंद सर है, हम उनको वेलकम करना चाहेंगे। प्लीज वेलकम सर आप। थैंक यू सर। थैंक यू ग्रेट जबरदस्त वेल डन सर जबरदस्त सुमित सर, जबरदस्त, फैंटास्टिक, लवली। थैंक यू सर। सुमित सर जबरदस्त, सुपर। थैंक यू सर। अजय सर का हैंड रेज है सर। वेल डन। थैंक यू सर। जबरदस्त। गुड मॉर्निंग सर को मैं चाहूंगा, यस सर आप कंटिन्यू कर ले सर। अजय कुमार कुशवाहा सर, हमारे स्टार गोल्डोइन, हमारे ग्रेट लीडर, हमारे महागुरु जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम सर। गुड मॉर्निंग। वेलकम सर। गुड मॉर्निंग। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग सर। गुरु जी हैं, पहले पांडे जी को बुलाइए, उसके बाद आप हमें पांडे जी को इनवाइट कर दीजिए। यस मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने महागुरु जी से, श्री अरविंद कुमार पांडे सर। गुड मॉर्निंग सर, वेलकम। वेरी गुड मॉर्निंग अजय सर, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। वेलकम सर। और आज का जबरदस्त सेशन था, हम सभी सुन रहे थे, और सुमित जी ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ और बहुत अच्छे एग्जाम्पल दे करके कि क्या फ्यूचर है इंडस्ट्री का, इसके बारे में प्रकाश डाला। और मुझे उम्मीद है नए लोग काफी कुछ इंस्पायर हुए, सीखे हैं। और ये हमारे जबरदस्त लीडर हैं सुमित जी, और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। इसी तरह से सीखना है, सभी को सिखाना है। माय बेस्ट विशेस सुमित जी आपको और आपकी पूरी टीम को। थैंक यू। गो एसडी। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच आपके आशीर्वाद के लिए सर, आपके शब्दों के लिए, आपके उत्साहवर्धन के लिए। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने ग्रेट लीडर अजय कुमार कुशवाहा सर से कि आप मेहरबानी से अपना आशीर्वाद हम सबको दे सर। थैंक यू वेलकम सर। थैंक यू। और आज चमक रहे हैं आप। वेलकम सर। थैंक यू ऑल लीडर्स एंड गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स। और अजय जी बहुत अच्छा करते हैं पूरे टीम को। गुड मॉर्निंग। आज की सेशन हमारे सुमित सर के इतना जबरदस्त था कि आंखें खोल दिया। बहुत जबरदस्त सेशन था, पूरी तूफान ला दी आज। और क्या फ्यूचर हो सकता है, क्या कर सकते हैं आप, अपने करियर कैसे संभाल सकते हैं, सब कुछ के बारे में सर बताया। और ट्रेंड जो आने वाली है उसके बारे में सर ने बता करके आज सबकी आंखें खोल दिया है। बहुत मेहनत करके आपने पीपीटी बनाया था सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हम जस्ट यहाँ मीटिंग चल रहा था, हम डॉक्टर शोभा शर्मा जी के यहाँ, और हमारे कई सारे लीडर थे, हमारे पुरुषोत्तम शर्मा जी हैं यहाँ पे, और इनकी टीम थी। जस्ट हम लोग मीटिंग में थे, मैं देखा कि मैं लेट हो गया हूँ, फटाफट जुड़ा। अभी मीटिंग चल रहा तभी मैं जुड़ गया। कुछ दूर निकल चुके थे आप लोग, बट बड़ा मजा आया। पुरुषोत्तम जी कुछ कहना चाहते हैं? पुरुषोत्तम जी वेलकम। यस सर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सुमित सर, गुड मॉर्निंग। हेलो, माय सेल्फ पुरुषोत्तम ब्रोंजलैंड फ्रॉम राजस्थान। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। हम लोगों ने बीच के अंदर पूरा प्रोग्राम मीटिंग चल रहा था। डॉक्टर अशोक सर का यहाँ पर जो हेल्थ सेंटर है, उस हेल्थ सेंटर पर सभी लोग बैठे हुए हैं, और मैं भी इन्वाइट करूंगा डॉक्टर अशोक शर्मा को, ब्रोंजलैंड। और बहुत वेलकम सर डॉक्टर अशोक। और सुमित भाई कैसे हो? बस मत जबरदस्त सर, जबरदस्त। आज हमारे भी बिल्कुल वो एक उत्सव का सा माहौल है कि हमारे कुशवाहा जी भी यही हैं, हमारे पुरुषोत्तम जी भी यही हैं। अभी मीटिंग हो चुकी है। हमारे बहुत ही फायर्ड अप लीडर खेमचंद शर्मा जी अभी इन्होंने ज्वाइन किया है, मैंने पहले। सुमित जी गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सुमित जी बिल्कुल बहुत शानदार तरीके से आपका सेशन के हम तो आपके दीवाने यार, सेशन के क्या। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ये आपको पता ही है। हम तो आपके दीवाने हैं और बहुत बढ़िया मेहनत करते हो आप। डेफिनेटली आपकी मेहनत का सबको लाभ मिलता है। और अजय चंद जी की अगर एंकरिंग की बात करें तो इतना कूल, इतना गंभीरता से, इतना प्यार से इनवाइट करते हैं कि आदमी को आने में आनंद आ जाता है। तो अजय चंद जी का भी इस मामले में कोई जवाब नहीं है। उनको भी बहुत बहुत सल्यूट इतनी बढ़िया एंकरिंग के लिए। और सुमित भाई अल्टीमेट जिस ढंग से आप आए, मैं आपको मेरे ग्रुप में बहुत प्रमोट करता हूँ। मुझे वो आपकी लाइन याद है जब आपने मुझे पर्सनली वो लाइन बोली थी ना कि सर 2,500 रुपए जेब में थे और मैंने एडवांस दे दिया दुकान को। yes, मैं अंदर तक हिल गया, अंदर तक। मैंने कि यार क्या साहस है आदमी का यार। ठीक है, तो मैं आपको सल्यूट करता हूँ आपके जज्बे को। और मैं अपने बच्चों को कहता हूँ कि देखो ऐसे मिलती है सक्सेस, इसको कहते हैं सक्सेस। तो मैं तो आपको बहुत एडमायर करता हूँ और बहुत प्रशंसा करता हूँ। और मेरे ग्रुप में मैक्सिमम लोग आपको परिचित हैं सारे के सारे। ठीक है, तो थैंक यू लीडर्स, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो मच। और हमारे थैंक यू वेरी मच सर, आपके आशीर्वाद के लिए, आपके शब्दों के लिए, आपके उत्साहवर्धन के लिए। और हम लोग तो अभी सीख रहे हैं सर। और आज का सेशन सुमित गुप्ता सर का बहुत ही जबरदस्त रहा है। और जिन्होंने भी नोट किया है वो जरूर उन सारे प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे जो आमतौर से लोगों के क्वेरीज होती हैं, प्रश्न होते हैं। और हम कभी कभी हतप्रभ से हो जाते हैं। बंद कर दें। अचानक से